नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और स्वागत है आपका नॉलेज यूनिवर्स 1 में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है भारत की नदियाँ या भारत में बहने वाली नदियों के बारे में हम अपने चैनल पर चर्चा करेंगे और अपनी जो भूगोल की सीरीज बढ़ रही है ज्योग्राफी, और उसको उसी क्रम में आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम लोग भारत की जो भी ज्योग्राफी है उसको जानेंगे, उसमें बहने वाली नदियाँ, पहाड़, पर्वत, वन सब। उसके बाद फिर हम लोग विश्व की ज्योग्राफी को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आज जो भारत की नदियां हैं, मैं इसको मैप के जरिए से आपको समझाऊंगा, क्योंकि जो मैप के जरिए से हम लोग सीखते हैं वो हमारे दिमाग में ज़्यादा समय तक रहती हैं, और अगर हम उनको फिर कभी भी एक दो बार देखते हैं तो हमें तुरंत उसका रिवीजन हो जाता है, याद आ जाता है, रिकॉल हो जाता है। तो भारत की नदियों को कई यूट्यूबर्स या कई वीडियो में हमने देखा है या किताबों में भी देखा है, दो प्रकार के अपवाह तंत्र में या बहने वाले क्रम से, जैसे हिमालयन नदी तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में बांट देते हैं, जिसमें क्या होता है, मध्य भाग से उत्तर की ओर को वो पूरा जो हमारा हिमालय होता है, हिमालय यहाँ का नदी तंत्र ले लेते हैं। उसके दूसरा से इस भाग दक्षिण भारत, जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं, उसका नदी तंत्र ले लेते हैं। किंतु मैं आपको इसको और सरल बनाने के लिए इसको 3 भाग में आपको मैं बांट के बताऊंगा, जिसमें पहला होगा हमारा सिंधु नदी तंत्र, दूसरा होगा बैरी मोस्ट जो हमारा पूर्व भारत की तरफ होगा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, गंगा नदी तंत्र, और तीसरा होगा दक्षिण भारत की तरफ जो हमारा होगा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो ठीक है, मैं इसमें स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे सिंधु नदी तंत्र। दोस्तों, चीन ऑक्युपाइड तिब्बत जो है, तिब्बत में एक जगह है मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर ही आप उसको मान लीजिए, वहां से एक नदी उत्तर पश्चिम की तरफ बहती हुई भारत के लद्दाख के दमचोंग क्षेत्र से प्रवेश करती है और गिलगित के पास से होके हुए दर्दिस्तान के जरिए पाकिस्तान में कराची के पूर्व में बहती हुई अरब सागर में गिरती है। आपको पता होगा ये होता है हमारा अरब सागर, और इधर होता है हमारा बंगाल की खाड़ी। दोस्तों, कोई भी नदी हो जिसका उद्गम होता है, नदियों की एक प्रकृति होती है, प्रवृत्ति होती है कि वह किसी आगे चल के बहते हुए क्रम में या तो किसी बड़ी नदी में मिलती हैं या फिर किसी सागर, महासागर, खाड़ी में अपना विलय करती हैं। तो जो हमारी सिंधु नदी है, ये मानसरोवर से निकलकर तिब्बत के भारत के जरिए बहती हुई पाकिस्तान से होती हुई अरब सागर में जाके गिरती है, और इसकी जो लंबाई होती है यह होती है 2880 या 2880 किलोमीटर। किंतु ये भारत की लंबी नदी में नहीं आती है, क्योंकि भारत में इसका क्रम है जो इतना ही हिस्सा भारत में आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु नदी जब अरब सागर में मिलती है तो इससे पहले इसमें 5 इसकी सहायक नदियां मिलती हैं, जो क्रमशः पहले मैं इनका क्रम लिख दे रहा हूं, आपको भी याद रखना है। सिंधु के बाद आएगा झेलम, उसके बाद चिनाब, फिर रावी, व्यास और सतलज। ये 5 नदियां सिंधु नदी की सहायक नदी होती हैं, और अरब सागर में गिरने से पहले यह पाकिस्तान के एक बहावलपुर क्षेत्र है, वहां पर मिलती हुई फिर ये आगे आके सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इनसे सिंधु नदी तंत्र से कई क्वेश्चन उठते हैं, जैसे कश्मीर किस नदी किनारे बसा है, झेलम के, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, या एक और इम्पोर्टेंट आता है, मैं उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा। पहले इसको हम समझते हैं। जो ये सहायक नदियां हैं इसकी, दोस्तों, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में सतलज और चिनाब नदी होती है, जिसमें चिनाब इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऊपर के क्रम में,
झेलम नदी। झेलम नदी कश्मीर घाटी के बैरीनाग की पहाड़ियों से निकलती हुई उत्तर पश्चिम में बहते हुए पाकिस्तान के झंग, इस क्षेत्र का नाम है झंग क्षेत्र में चिनाब नदी से मिलती है या चिनाब नदी में विलय करती है। उसके बाद ये बैरीनाग से निकलती है। उसके बाद जो दूसरी नदी है हमारी चिनाब, जो सिंध की सबसे बड़ी सहायक नदी हम जिसे बोलते हैं, यह नदी K12 लारा दर्रा हिमाचल प्रदेश का जो है वहाँ से निकलती है और उत्तर पश्चिम में बहते हुए पाकिस्तान के झंग क्षेत्र में जाके उसके आगे बढ़ते हुए सिंध नदी में मिलती है। इसके बाद आती है हमारी रावी नदी। रावी नदी हमारी रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है वहाँ से निकलकर कुल्लू घाटी बहते हुए हिमाचल प्रदेश से पाकिस्तान में प्रवेश करके और झंग के क्षेत्र में चिनाब नदी से मिलती है। यानी कि ये सब नदियाँ चिनाब की सहायक हो जाती हैं। इसके पश्चात हमारी एक, मैं ब्यास को बाद में करूँगा क्लैरिफाई, सतलज समझते हैं हम लोग। सतलज नदी है, ये कहाँ से निकलती है? ये भी मानसरोवर से निकलती है और इसका नाम है यहाँ पे राक्षस ताल। मानसरोवर के राक्षस ताल से सतलज नदी निकलकर उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी के समांतर बहते हुए क्रम में आगे आके बहावलपुर पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिलती है। और जो हमारी व्यास नदी है यह, एक मिनट, यह भी रोहतांग दर्रे से निकलती हुई पंजाब के कपूरथला में एक क्षेत्र है यहाँ पर हरिके क्षेत्र में सतलज नदी से मिलती है। यानी कि जो ब्यास है वो सतलज नदी में मिल जाती है पंजाब के हरिके क्षेत्र में। और यही दोस्तों, यही हरिके वह क्षेत्र है जहाँ से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा नहर या इंदिरा कनाल जिसे हम बोलते हैं वह निकलती है। वो भारत की क्या, विश्व की भी मानव निर्मित सबसे बड़ी नहर है, तो यहीं से वो निकलती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, यह सब मिलकर पाकिस्तान में एक जगह पर एक स्थान पर मिल जाती हैं, ये 5 नदियां। और यहाँ पर इसको हम पंचनद बोलते हैं। इसके बाद ये यहाँ से 45 किलोमीटर आगे बढ़कर सिंध नदी में मिलती हैं और उसके बाद सिंध नदी जाकर अरब सागर में मिल जाती है। तो दोस्तों यह था आपका था सिंधु नदी तंत्र। क्या था? सिंधु नदी तंत्र, जिसमें हमें याद रखना है नदियों का क्रम, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। और दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन जाता है कि जो आपका सतलज नदी है, यहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ नागला बांध यहीं पर है। भाखड़ नागला बांध या भाखड़ बांध जिसे हम लोग बोलते हैं, वह सतलज नदी पे ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो ये तो था सिंधु नदी। सिंधु नदी जल तंत्र से आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सिंधु जल समझौता क्या है। तो हम लोग समझेंगे सन 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ पाकिस्तान में एक समझौता हुआ पाकिस्तान का, जिसमें ऊपर की 3 नदी सिंधु, झेलम और चिनाब, ऊपर की 3 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भारत यूज करेगा। और नीचे की 3 नदियां जिसमें रावी, व्यास और सतलज, रावी, व्यास, सतलज, इनका 80% भारत इस्तेमाल करेगा और 20% पाकिस्तान करेगा। यह है सिंधु जल समझौता। और कब हुआ था? 1960 में। तो आपको ये याद रखना है कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर से होती हुई, या 3 देशों से निकलती है, यहाँ चीन, भारत और पाकिस्तान होते हुए ये अरब सागर में मिलती है जाके। और इसमें मिलने से पहले इसमें से 5 सहायक नदियाँ जो उत्तर पश्चिम की तरफ बहती हुई इसमें मिलती हैं और उसके बाद अरब सागर में इसका विलय होता है। तो ये तो था हमारा सिंध। ये आप लोग इसको अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसके बाद में भी इसमें आपको एक नोट्स लगा दूंगा। अब हम लोग बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र होने के बाद हमारा आता है गंगा नदी तंत्र,
जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी से बनते हैं। दोस्तों क्या है कि उत्तराखंड में एक जगह है गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार और छोटा सा झारखंड के से होते हुए पश्चिम बंगाल में इसकी यहाँ पे फरक्का के पास दो धाराएं हो जाती हैं, जिसमें एक हुगली नदी आपकी अलग हो जाती है और इसकी मुख्य धारा यहाँ पर पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। और दोस्तों जब गंगा की मुख्य धारा पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो यहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा किसके, गंगा हमारी गंगोत्री से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के रास्ते से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और बांग्लादेश में प्रवेश करते ही यह पद्मा के नाम से जानी जाती है। और होता क्या है इसमें मैं और क्लियर कर दूं आपको कि यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी जो मैं भी आपको बताऊंगा, जो यहाँ से एक ब्रह्मपुत्र नदी आएगी उसे पश्चिम बंगाल में जमुना के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं? जमुना। तो ये पद्मा और जमुना आपस में मिल जाती हैं और फिर इनका नाम यहाँ पे पड़ जाता है मेघना। और मेघना नदी के रूप में आगे बढ़ के ये बंगाली खाड़ी में एक डेल्टा का निर्माण करते हुए, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसे हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, बंगाली खाड़ी में ये प्रवेश कर जाती हैं, इसका विलय हो जाता है। तो सुंदरवन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मैंग्रोव वन, जो सुंदरी के वृक्ष बहुत पाए जाते हैं, उसके कारण इसका नाम सुंदरवन डेल्टा है। और जो लोगों जिनको डेल्टा नहीं पता उनको मैं बता दूं कि जब नदियाँ आगे बढ़ती हुई बहती हैं तो वह अपने साथ धूल, कण, मिट्टी आदि को भी साथ प्रवाहित करते हुए ले जाती हैं और बाद में जब वो किसी सागर या खाड़ी से मिलती हैं या उस पर जाके गिरती हैं तो वो धूल कण को एक जगह इकट्ठा टीलों के रूप में कर देती हैं, तो उन्हीं टीलों को हम डेल्टा कहते हैं। और यह सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा मिलकर मेघना के रूप में बनाया जाता है। अब हम लोग गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे मैंने बताया कि गंगा गंगोत्री से निकल के उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के रास्ते होते हुए बांग्लादेश में चली जाती हैं। किंतु अगर सही जो इसका है वो मैं आपको जानकारी दूं, अगर आप लोग एक मिनट यहाँ देखेंगे, जो गंगा नदी है हमारी, वह गंगा तब बनती है जब इसमें दो नदियां आपस में मिलती हैं। एक है अलकनंदा और एक है भागीरथी। सतोपद हिमानी गंगोत्री के मुख से अलकनंदा निकलती है और उसी से 19 किलोमीटर दूर पर गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है, जो आगे बढ़कर उत्तराखंड में एक जगह है देवप्रयाग। मैंने खुद देखा है देवप्रयाग में जाकर, मैं गया भी था उत्तराखंड लास्ट ईयर। तो उत्तराखंड देवप्रयाग में जाकर यहाँ पर ये मिल जाती है और इसके बाद निर्माण होता है हमारी गंगा नदी का। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि गंगा नदी किन दो नदियों से मिलकर बनती है, तो आपको ध्यान रखना है भागीरथी और अलकनंदा। दोस्तों अलकनंदा भी नदी है, इसकी भी दो सहायक नदियां होती हैं, जिसमें एक है पिंडार, जो कर्णप्रयाग एक जगह है उत्तराखंड में, कर्णप्रयाग, वहां पर अलकनंदा से मिलती है। और एक नदी आती है यहाँ पर जो रुद्रप्रयाग में मिलती है, इसका नाम है मंदाकिनी। तो अलकनंदा नदी भी दो सहायक नदियां मिलती हैं इसमें अलकनंदा में, एक पिंडार कर्णप्रयाग पर यहाँ पर और एक रुद्रप्रयाग पे मंदाकिनी। और दोस्तों जो हमारे हिंदू धर्म का प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर है वो यही मंदाकिनी नदी के किनारे बसा है, और जो बद्रीनाथ मंदिर है वह अलकनंदा नदी पर बसा है। तो यह क्रम होता है, आप लोग देख लीजिए। इतनी नदियां मिलने के बाद हमारी गंगा नदी बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गंगा नदी जो बहती है, अब गंगा नदी है तो क्या, गंगा एक बहुत लंबी नदी है जिसकी लंबाई होती है 2525 किलोमीटर, भारत की सबसे लंबी नदी। ठीक है, बड़ी नदी भी आप कह सकते हैं। गंगा नदी की कई सहायक नदियां हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध जो सहायक नदी है वह यही उत्तराखंड से
बंदरपुर चोटी है और उसमें एक चार धाम यमुनोत्री है। यमुनोत्री से निकलकर यह नदी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जाकर गंगा से मिल जाती है, जिसका क्या नाम है, यमुना। यमुना नदी यमुनोत्री बंदरपुर चोटी से उत्तराखंड से निकलकर प्रयागराज इलाहाबाद में यूपी के अंदर गंगा से मिल जाती है और यह गंगा की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई है 1310 किलोमीटर। अब यमुना है, यमुना चूंकि बहुत बड़ी नदी है, इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं, मैं करे दे रहा हूं, आप लोग देखिए। इसकी सबसे बड़ी नदियों जो सहायक है, इसमें एक आती है चंबल, जो इंदौर के महू क्षेत्र के जहानाबाद पर्वत से निकलती है और राजस्थान होते हुए यूपी में जाकर इटावा एक जगह है, जहां ये मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है इटावा में जाकर यह यमुना से पंचनद के रूप में मिल जाती है जाके। और एक नदी और है इसमें, बेतवा। ये सब यमुना की सहायक नदियां हैं। बेतवा नदी भोपाल से निकलती है एमपी के और हमीरपुर यूपी में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है। और बेतवा नदी से भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। जो प्रसिद्ध सांची है, सांची का स्तूप वगैरह आपने सुना होगा एमपी में, वो बेतवा नदी के किनारे ही बसा है। और भी एक नदी है केन, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। यमुना नदी के बाद गंगा की, ये देखिए ये गंगा के सब दाहिने पक्ष की हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि दाहिने तट की सहायक नदियां बताइए और बाएं पक्ष की। तो अब हम लोग देखेंगे, एक नदी यूपी में पीलीभीत से होके लखनऊ में जो किनारे बसा हुआ है, लखनऊ गंगा में आगे जाके मिलती है, इसका नाम है गोमती। ये गंगा की सहायक नदियां हैं। अब मैं गोमती क्यों बता रहा हूं, गोमती थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि गोमती ऐसी सहायक नदी है गंगा की जिसका उद्गम स्थल एक मैदानी भाग है, ना कि एक पहाड़ी भाग। यह पीलीभीत के गोमत ताल से, इसे हम फुलहर झील भी कहते हैं, निकलती है और गंगा से आगे आके मिलती है। इसके बाद गंगा की और भी नदियां हैं, जैसे घाघरा, जिसे हम लोग सरयू भी कहते हैं अयोध्या के लिए, गंडक। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वह इधर मैं बता रहा हूं आपको, यहां नेपाल से निकलती है और बिहार के रास्ते से होते हुए कटिहार बिहार में आके गंगा से मिलती है और इस नदी का नाम है कोसी नदी। कोसी नदी बिहार के शोक के नाम से जानी जाती है क्योंकि इस नदी में बार बार बाढ़ आती है और प्रलय आती है और यह नदी अपना मार्ग बदलने के लिए भी चर्चित रहती है, जानी जाती है, इसके मार्ग बदल जाते हैं। कोसी नदी बिहार का शोक के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये तो थी गंगा की सहायक नदियां। एक नदी और है गंगा की, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पश्चिम बंगाल में हुगली के द्वारा एक मुख्य धारा अलग हो जाती है। यहाँ पर झारखंड के छोटा नागपुर पठार से एक नदी निकलती है, दामोदर नदी, जो जाके उत्तर पूर्व में बहती हुई हुगली नदी से मिलती है, जिसे हम लोग दामोदर नदी कहते हैं। यह भी गंगा की सहायक नदियों में है और इसे बंगाल का अभिशाप कहते हैं। इसमें बार बार अचानक से बाढ़ आने से पश्चिम बंगाल में बहुत ही ज़्यादा आपदा के क्षेत्र बन जाते हैं और इसे जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है इसके प्रदूषण को लेके। तो ये तो था गंगा नदी तंत्र। आशा करता हूँ आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही मानसरोवर से ही एक नदी और निकलती है जो तिब्बत के रास्ते से होते हुए अरुणाचल प्रदेश से भारत में घुसती है और असम घाटी से होते हुए पश्चिम बंगाल में जाके मिल जाती है। इस नदी को तिब्बत में यरलुंग जांगबो या सांपो भी कहते हैं, कभी कभी इसे सांगपो भी कहते हैं। तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं और यह नदी कुल मिला के 2900 किलोमीटर है लंबी। अरुणाचल प्रदेश में जब यह भारत में प्रवेश करती है तो इसे हम दिहांग नदी के नाम से जानते हैं और आगे जब असम घाटी में प्रवेश करती है तो भारत में इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र।
ब्रह्मपुत्र नदी केवल भारत में 915 किलोमीटर चूंकि प्रवाहित होती है, इसलिए इसे हम भारत की सबसे लंबी नदी नहीं कहते हैं, क्योंकि शेष भाग तो इसका तिब्बत में बह रहा है। ठीक है, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा ही है। ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है और प्रवेश करके जब वह पश्चिम बंगाल में अंदर जाती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना, और भारत की जो गंगा थी इसका नाम हो जाता था पद्मा, और जमुना और पद्मा मिलकर बनाते हैं मेघना। तो आप लोगों को यहाँ याद रखना है, पद्मा धन जमुना बराबर मेघना, और मेघना ही आगे बढ़ के सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा का नाम पद्मा हो जाता है, ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना हो जाता है। ब्रह्मपुत्र की भी काफ़ी सहायक नदियां हैं, जैसे तीस्ता हुई, मानस हुई, मैं लिखे दे रहा हूँ, तीस्ता है, मानस है, शिवसुंदरी है, ये सब सिक्किम में है और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों ये तो था हमारा उत्तर भारत और उत्तर पूर्व भारत के मैदानी भाग की नदियां। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, यहाँ पर राजस्थान में जो हम लोग जानते हैं पुरानी प्राचीन सबसे पहाड़ियाँ होती हैं, पुरानी अरावली की पहाड़ियाँ, इनसे एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी। लूनी नदी मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसकी एक विशेषता है। यह दोस्तों, यह नदी किसी भी बड़ी नदी से ना तो मिलती, ना ही किसी सागर में मिलती है, और यह यहाँ से निकलकर पहाड़ी अरावली की पहाड़ियों से निकलकर गुजरात कच्छ के क्षेत्र में जाके, गुजरात कच्छ के गर्त में जाकर अपने आप ही इसका विलय हो जाता है। तो कभी कभी इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि वह कौन सी नदी है जो अन्य किसी ना नदियों में मिलते हुए विलय हो जाती है, वह है लूनी नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है अमरकंटक। छत्तीसगढ़ में भी इसका कुछ हिस्सा पड़ता है जब से बंटवारा हुआ है। अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं और तीनों ही अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। ये एक इसकी विशेषता है। एक उत्तर पूर्व में जाके बिहार पटना में जाके गंगा की सहायक नदी बन जाती है, जिसका नाम है, आप लोगों ने सुना होगा, सोन नदी। तो इसकी खासियत है, यह नदी ऐसी नदी है जो पूरब की ओर बहती है। यह अमरकंटक से निकलती है सोन नदी। एक नदी निकलती है यहाँ से जो कि पश्चिम की ओर उल्टा बहती हुई मध्य प्रदेश जबलपुर से होती आगे जा गुजरात में जाके अरब सागर, इसे खंबात की साड़ी खाड़ी भी कहते हैं, जाकर गिरती है। इसका नाम है नर्मदा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रक्षक नदी भी कहते हैं, बहुत बड़ी सहायक नदी है, बड़ी नदी है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में है। तो कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि वह कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बह रही है, क्योंकि भारत की प्राय नदियां सब किधर बह रही हैं, पूर्व की ओर। तो और एक और चीज है इसमें, नर्मदा नदी के ऊपर यहाँ पे होता है विंध्याचल पर्वत और यहाँ पर है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। तो ये नदी घाटियों से, भ्रंश घाटी है जिसे रिफ्ट वैली कहते हैं, उनसे बहती हुई आगे बढ़ती है। तो कभी कभी पूछ देते हैं कि रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी का नाम बताइए, तो वह है आपकी नर्मदा नदी। इसके नीचे एक नदी और बहती है, वह भी सतपुड़ा की पहाड़ियों से ही बहती है, जिसका नाम है ताप्ती। तो ये दोनों नदियां ऐसी हैं जो रिफ्ट वैली में या भ्रंश घाटी में बहती हैं। और एक और है, यह यहाँ जाके एक एस्चुरी का निर्माण करते हैं। जिन दोस्तों को एस्चुरी वर्ड नहीं पता है, मैं बता दूं कि एस्चुरी वह जल क्षेत्र होता है जो एक तरफ से बंद होता है समुद्र का, खारे पानी का, और उसमें जाके मीठे पानी का मिश्रण होता है, मीठे पानी नदियां मिलती हैं, तो वो बन जाता है आपका एस्चुरी, जिसे ज्वार नद मुख भी कहते हैं। तो नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां जाके आगे एस्चुरी का निर्माण करती हैं, यहाँ पर ये पानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, एक गोवा की और नदी है मांडवी, वह भी करती है एस्चुरी का निर्माण। इतना महत्वपूर्ण नहीं इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। तो आपको ये याद रखना, नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहती हुई रिफ्ट घाटी से बहती हैं और आगे जाके एस्चुरी या द्रोणी का निर्माण करती हैं। रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी। एक नदी यहाँ से और निकलती है ऊपर से, मध्य प्रदेश के धार जिले से, जिसका नाम है माही। ये आगे जाके गुजरात से होती हुई अरब खाड़ी में या अरब सागर में गिर जाती है। इसका नाम होता है माही। मैं माही नदी क्यों बता रहा हूं, इसकी एक विशेषता है, आप लोगों को बस याद रखना है कि माही नदी वह नदी है
जो भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा को 2 बार काटती है यहाँ से। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है, यह नर्मदा थी, ताप्ती थी और माही थी। चलिए अब पढ़ते हैं पूरब की ओर बहने वाली नदियों के बारे में। एक नदी महाराष्ट्र नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, आगे पूरब की ओर बहती हुई आंध्रा के ऊपर से जाके बंगाली खाड़ी में मिलती है, जिसका नाम है गोदावरी। गोदावरी गोदावरी नासिक से निकलती है, जो हमने देखा है हमारे यहाँ कुंभ पड़ते हैं, जो नासिक का कुंभ है वो गोदावरी नदी के किनारे ही पड़ता है। इसलिए जैसे उत्तर भारत में गंगा हमारे यहाँ बहुत पवित्र नदी मानी जाती है, वैसे ही दक्षिण भारत में गोदावरी भी बहुत पवित्र नदी मानी जाती है। इसलिए से हम लोग दक्षिण भारत की गंगा या बृहद गंगा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया जाए कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी बताएं, तो प्रायद्वीपीय का मतलब दक्षिण भारत का, तो वह गोदावरी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और गोदावरी नदी की कुछ सहायक नदियां भी हैं, जैसे पेनगंगा हुई, इंद्रावती हुई, कभी कभी पूछ देते हैं। इधर नर्मदा की ओर आप लोग लिख लीजिए, तुंगभद्रा है, कोयना है, भीमा है। ठीक है, ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, तुंगभद्रा हुई, कोयना, भीमा, ऐसे। और यह गोदावरी नदी मैंने बताया आपको प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलकर आंध्रा के ऊपर से जाके बंगाली खाड़ी में मिलती है, और इसे बृहद गंगा या दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी हम जानते हैं। इसके नीचे कर्नाटक से निकलती है नदी, जिसका नाम है कृष्णा, और यह बहती हुई आगे आंध्रा से बंगाली खाड़ी में जाके विलय होती है, और इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है, और भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका नाम है कृष्णा। दोस्तों, कृष्णा नदी इसलिए भी फेमस है, एक और मैं बता दूं, जो हमारा नागार्जुन बांध है, आप लोगों ने सुना होगा नागार्जुन बांध, जल बांध, वह कृष्णा नदी पर ही है। मैं लिखा दे रहा हूं, नागार्जुन सागर जल बांध कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर ही है। और कृष्णा नदी चूंकि यहाँ से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा में भी बहती है, तो इसका एक जल विवाद बना रहता है। 1957 के समय से कभी कभी पूछ देते हैं। इसके नीचे कर्नाटक की कुर्ग की पहाड़ियों से, ब्रह्मागिरी से एक नदी और निकलती है, जिसका नाम है कावेरी। यह भी तमिलनाडु से होती हुई जाके बंगाली खाड़ी में गिरती है। इसमें भी दो राज्यों कर्नाटक से निकलती है ना, तो कर्नाटक और तमिलनाडु से इसका विवाद चलता रहता है। तो ये तो थी दक्षिण। एक नदी और रह गई है, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ये सोन निकली थी अमरकंटक के पास से ही, छत्तीसगढ़ के रायपुर से, सिहावा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, जो छत्तीसगढ़ से होती हुई उड़ीसा से अंदर आती हुई बंगाल खाड़ी में गिरती है, और इसका नाम है महानदी। महानदी उड़ीसा की बहुत प्रमुख नदी है, और इस पे ही हीराकुंड बांध सुना होगा आप लोगों ने, हीराकुंड बांध बना हुआ है उड़ीसा में महानदी पे। और दोस्तों, कावेरी नदी में भी एक शिव सुंदरम जलप्रपात है। आप लोगों ने कभी कभी पूछ देते हैं शिव सुंदरम जलप्रपात कहाँ पे, वो है कावेरी नदी में। तो यह तो था आपका भारत की सभी नदियां और भारत में बहने वाले अपवाह तंत्र। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब इससे बने हुए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, वह मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव के रूप में दे दूंगा, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। और इसको पूरा समझने के लिए वीडियो को आप प्लीज़ पूरा देखें, और 1-2 बार हो सके तो ज़्यादा देख लें। लेकिन अगर एक बार आप इसको देख लेंगे तो फिर प्राय अक्सर इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, ये आपको याद ही बना रहेगा। और आप लोगों से एक और गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, इसका प्राचीन नाम कालिंदी है। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है, और ये विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली का निर्माण करती है। गंगा किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है, और 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी की मान्यता मिली थी। धन्यवाद।